नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बजट आने वाला है और बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। कोरोना काल है और कोरोना काल में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन एक तस्वीर इकोनॉमिक सर्वे ने पेश की है। हमारे साथ हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री शरद कोली जी। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। और सवाल यही है कि जब इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ है तो तकनीकी तौर पर तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप जैसे अर्थशास्त्री समझ लेते हैं, लेकिन एक आम आदमी कैसे समझे, क्या उम्मीद करे वो बजट जो आने वाला है और इकोनॉमिक सर्वे जिसमें एक तस्वीर कहते हैं कि पेश हो जाती है बजट की। देखिए, जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है कल सीईए ने प्रेजेंट किया और बड़े विस्तार पूर्वक प्रेजेंट किया उसको। एक प्रेजेंटेशन के तौर पे हमें ऐसा कम देखने मिलता है कि सरकारी महकमे से इतनी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन निकल के आए। तो उसमें हम आम आदमी को जो समझने वाली बात है, हम आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम अगर तकनीकी बातों में नहीं जाएं, हम बिल्कुल सरल भाषा में आम आदमी को कहें तो दो चीजें मुख्य निकल के आई। पहला जो स्लोगन था कि शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन, मतलब आपको कुछ समय के लिए समस्या है, वो समस्या इसलिए है कि लंबी अवधि को हम अगर देख के चलें तो उसमें आपको राहत और आपको अच्छे दिन दिखाई देंगे। ये हम अगर उसकी एक लाइन में करें, पर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं और सरल भाषा में जाएं जी। तो इस साल की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ हम कहते हैं देश किस रफ्तार से बढ़ रहा है, वो इस साल जो कि मार्च 2021 में साल खत्म होगा, वो -7.7% रहने वाली है। इसका मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और हमने देखा भी पिछले 2 क्वार्टर्स की अगर आप जीडीपी देखें, उनके आंकड़े देखें तो एक में तो 23-24% के करीब नेगेटिव था, उसके बाद भी नेगेटिव था। तो कुल मिला के -7.7। तो इस साल अगर हम 20-21 वित्तीय वर्ष जिसको हम कहते हैं उसको लेके चलें तो इसको तो भुला देना अच्छा होगा। एक लाइन में अगर कहें कि -7.7%। पर जो लॉन्ग टर्म गेन की बात करी, अगला साल जो होगा 21-22 वित्तीय वर्ष जो कि मार्च 22 में खत्म होगा, उसमें जो रियल जीडीपी है वो 11.1% की रफ्तार से बढ़ेगी। तो इस रफ्तार से अगर मैं देखूं और अर्थशास्त्री होने के नाते देखूं तो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने की हैसियत रखती है। जितनी टेंशन ली जा रही थी उतना मतलब लग नहीं रहा है। लग रहा है कि हाँ वो ठीक है कि एक दौर आया, लेकिन उस दौर के बाद अब देश विकास के पथ पर जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है उस दिशा में कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। लेकिन एक वी शेप रिकवरी की जो बात हो रही है उसे किस तरीके से समझें? देखिए, वी शेप रिकवरी, वी कैसे बनता है? ऐसे बनता है। अगर हम उसको बना के दिखाएं तो वी का मतलब होता है एकदम आप नीचे गए और फिर एक पॉइंट से आके आप ऊपर मुड़ गए। सीधा सीधा अगर हम वी को शब्दों में कन्वर्ट करें तो वी शेप रिकवरी की अगर हम बात करें तो जी हाँ, हमारी जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक उसका बड़ा विशेष फीचर है, वो है कि वो कंजम्पशन ड्रिवन है। कंजम्पशन ड्रिवन का अर्थ होता है, सरल भाषा में हम समझे कि 60 से 65% तक जो जीडीपी है वो हम जो जाके सामान खरीदते हैं दुकानों पे, समझ लीजिए कंजम्पशन से बनती है। जो हम सामान कंज्यूम करते हैं, हम खरीदते हैं। जैसे चाइना की है वो मैन्युफैक्चरिंग पे है, उनकी जीडीपी जो फैक्ट्री दुनिया की कहा जाता है उनकी मैन्युफैक्चरिंग पे। यूके की है वो प्रॉपर्टी पर बेसी हुई है। तो ऐसे ही भारत की कंजम्पशन पे है। तो कोई भी कंजम्पशन ड्रिवन जब अर्थव्यवस्था होती है उसमें एक ये खास फीचर होता है कि वो जितनी जल्दी गिरती है उतनी ही जल्दी बाहर निकल के आती। हमने देखा कि लोगों ने जब लॉकडाउन खुला, अगर मैं इसका उदाहरण दूं, बिल्कुल, तो आप देखिए लॉकडाउन खुला तो हम तो सोच रहे थे कि सब कुछ अब खत्म हो चुका है, फैक्ट्रियां बंद हो गई। हमने देखा कि गाड़ियों की सेल, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, गाड़ियों की सेल, 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स की सेल प्री कोरोना से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ने लग गई। और आज जितनी गाड़ियां बिकी हैं, इसके अलावा बाकी भी जो एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको हम कहते हैं, वो भी बहुत रफ्तार से बिकने शुरू हो गए। जिसमें आपका टूथपेस्ट हो गई, आपकी क्रीम्स हो गई, खाने पीने का सामान हो गया, जो रोजमर्रा की ग्रोसरीज होती हैं, एफएमसीजी गुड्स, हमने देखा कि वो, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, वो भी बड़े रफ्तार से बिके। तो ये बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप्ड रिकवरी की बहुत बड़ी क्षमता है। बिल्कुल। लेकिन चूंकि कोरोना काल की आपने बात की तो हम ये मानकर चलें बजट में कि हेल्थ सेक्टर के लिए भी एक बड़ा पैकेज है कोरोना के इस काल में। देखिए, अगर बजट की आप फोकस एरियाज की बात करें तो मैं मुख्य सेक्टर्स लिस्ट करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा जो थ्रस्ट होगा, सबसे बड़ा जो एलोकेशन होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अब क्या आता है, रेलवेज हैं, ब्रिजेस हैं, सड़कें हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, जितना भी सरकारी निर्माण कार्य होता है, मुझे लग रहा है उस पर बहुत बड़ा थ्रस्ट। और इससे 2 फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा ये होगा
कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमें विकसित देश की तरफ बढ़ना है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिसकी बार बार बात की जाती है, अगर हमें उसकी तरफ बढ़ना है तो हमारा एक जो बुनियादी ढांचा है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं वो मजबूत होना जरूरी है। पहला फायदा। दूसरा फायदा इससे होगा कि जब सरकार खर्च करना शुरू करेगी तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या होता है, हम बार बार कह रहे थे कि लोगों की जेब में पैसा जाना चाहिए। आपको याद होगा कोरोना काल में जब आत्मनिर्भर भारत अभियान आया तो सरकार की आलोचना हुई कि अमेरिका जैसे देशों में तो लोगों की जेब में सीधा पैसा डाला गया। अभी भी $2,000 डालने की बात की जा रही है। तो भारत में तो 500-500 रुपए दिए गए कुछ गरीबों को, पर आम आदमी जो मिडिल क्लास है उसकी जेब में तो कुछ नहीं गया। तो मुझे लग रहा है सरकार के खर्च करने से जो इकोनॉमी की सुस्त पड़ी रफ्तार है उसमें तेजी आएगी। कैसे तेजी आएगी? जब सरकार ठेके देगी, माल बिकेगा, सीमेंट बिकेगा, स्टील बिकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। और लोगों को रोजगार मिलने से, क्योंकि रोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या रही, हमने देखा कि बेरोजगारी तो इस देश की आजादी के बाद से ही समस्या बनी हुई है, और इस कोरोना काल में तो सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं वो हाल हो गई। तो मुझे लग रहा है सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से लाभ होगा कि इकोनॉमी का जो चक्र है उसमें रफ्तार आएगी और सरकार और ये देश विकसित देश की तरफ आगे बढ़ेगा। एक सवाल रियल एस्टेट को लेकर बार बार उठता है। रियल एस्टेट कितनी उम्मीदें लगाए इस बजट से, क्योंकि सस्ते घर खरीदना एक चुनौती थी और ख्वाहिश रहती है लोगों की। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर पिछले चंद वर्षों से हमने देखा कि ठंडा पड़ा हुआ था। और आप अगर बड़े बड़े महानगरों में देखें, मुंबई हो गया, दिल्ली, एनसीआर हो गया, उसमें आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती थी जो खाली पड़े हुए थे, मकान कोई लेने वाला नहीं था, बिल्डर बना बना के भाग रहे थे, कोई अधूरा छोड़ के भाग रहे थे। तो मैं समझता हूं कि रियल एस्टेट सेक्टर एक बहुत बुरे वक्त से गुजरा है। और अब उसमें हमने देखा, ये भी एक हैरानी थी कोरोना के बाद, कि मकान के बिकने की रफ्तार बढ़ गई। तो क्या ऐसा हुआ कि लोग घर बैठ बैठ के, जब लॉकडाउन में घर बैठे तो उनको लगा कि हमें अब घर बड़ा चाहिए, जो घर के बारे में शायद सोचते नहीं थे। जो 1 कमरे का था वो 2 कमरे में चला गया, 2 कमरे वाला 3 कमरे वाला ढूंढने लगा, 3 कमरे वाला लग्जरी अपार्टमेंट ढूंढने लगा। तो घरों की रफ्तार हमने देखा कि हम रिजल्ट्स जो देख रहे हैं रियल एस्टेट कंपनीज के, कि अब बिक्री शुरू हो गई है। और उसके साथ अगर सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो जाए, मतलब आप समझिए कॉलोनी बस रही है और सरकार वहां सड़कें दे दे, बिजली का काम तो कर ये दे, सोने पे सुहागा तो ये होगा बिल्कुल एक पूरा तरह से पुख्ता इंतजाम हो जाता। तो मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। और इसके साथ अगर छोटी छोटी चीजें जोड़ी जाएं, मान लीजिए आयकर में रियायत मिल जाए, जो हाउसिंग लोन पे रियायत मिलती है, एक सेक्शन 24 होता है आयकर में, उस पे अगर 2 लाख की आपको हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे मिलती है, अगर वो बढ़ा दिया जाए तो मुझे लग रहा है वो और ज्यादा। तो मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट सेक्टर का इस बजट में बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जिसको कहते हैं नजर आ रहा है। शरद जी, चूंकि सैलरी क्लास की भी बात हो रही है और जब हम सैलरी क्लास लोगों की बात करते हैं तो फिर हम इनकम टैक्स पर आ जाते हैं। वो कितनी उम्मीदें लगाएं इस बजट से? कोरोना काल और 18 महीनों तक प्रधानमंत्री ने कहा था, टीएडीए को लेकर भी एक तस्वीर रखी थी, उन्हें क्या उम्मीदें हैं, वो क्या उम्मीद लगाएं? देखिए, जो मैंने अभी पहले बात कही कि लोगों की जेब में सीधा पैसा डालना शायद हमारे देश की जो जेब थी वो परमिट नहीं करती थी। हम अमेरिका नहीं है, 22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका है, हम महज 3 ट्रिलियन डॉलर के हैं। तो हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते। हम मतलब हमारे पास इतना पैसा नहीं है सरकार के पास कि हर एक की जेब में 20-20 हजार रुपए डाल दिया जाए, 1-1 लाख हमें अपनी व्यवस्था के हिसाब से देखना होगा। तो मुझे लग रहा है क्योंकि सरकार वो नहीं कर पाई, तो एक अंग्रेजी में कहावत होती है, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो आपकी जेब से जो इनकम टैक्स जाता है, खासकर जो मध्यम वर्ग है, जो इस देश के 6 करोड़ रिटर्न फाइल करने वाले, हालांकि उसमें से टैक्स कुल 3 करोड़ लोग देते हैं, मैं ये बताना चाहूंगा। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी उम्मीद लग रही है कि 50,000 से 80,000 तक की प्रति व्यक्ति एक टैक्स पेयर को राहत मिलने की उम्मीद है। टैक्स पेमेंट में नई प्रणाली, पुरानी प्रणाली, आपने सुना होगा 2 तरीके की प्रणालियां आई थी, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। तो मुझे लग रहा है वो जो न्यू रिजीम आई थी, लोग उसकी तरफ बहुत ज्यादा झुक नहीं रहे थे। तो उसमें कुछ टैक्स स्लैब्स में मुझे लग रहा है रैशनलाइजेशन करी जाएगी, जिससे कि नया जो रिजीम आया था जिसमें डिडक्शंस नहीं मिलती हैं, उसकी तरफ लोगों का रुझान बने। पुरानी रिजीम में एक आपने एटीसी सुना होगा, सभी लोग जो सैलरी अर्न करते हैं, टैक्स देते हैं, एटीसी बड़ा मशहूर और बड़ा कॉमन। तो वो एटीसी क्या बहुत भीड़ भाड़ वाला सेक्शन है। तो मुझे लग रहा है एटीसी की लिमिट जो 1.5 लाख की है वो 7 साल से नहीं बढ़ी है, उसमें शायद थोड़ी छेड़खानी की जाए, उसको 2 लाख 2.5 लाख तक पहुंचाया जाए, या उसमें से कुछ चीजें निकाली जाए। तो एक 80D होता है जिसमें 25,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आप देते हैं और डिडक्शन ले लेते हैं आप सैलरी में से। हो सकता है इस लिमिट को बढ़ाया जाए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 होता है, हो सकता है इन लिमिट्स को बढ़ा के
कोविड की वजह से या कोविड को एक स्पेशल बीमारी कैटेगरी में लाके जो खर्चा हुआ है 80DDB एक सेक्शन होता है उसके अंतर्गत किया जाए। तो इस प्रकार की रियायतें देके कोशिश ये रहेगी कि लोगों की जेब में थोड़ा सा फालतू पैसा रह जाए, आपका जो टैक्स कटता है या जो आप टैक्स जमा करते हैं आपको कम करना पड़ेगा। शरद जी, चूंकि जब कोरोना काल आया तो देश ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर देखा और वर्क फ्रॉम होम को लेकर भी बहुत सारी बातें हो रही, क्या उन्हें भी कुछ उम्मीद की जाए? वर्क फ्रॉम होम में टैक्स की छूट तो मुझे नहीं लगता मिलेगी, क्योंकि पहले ही वर्क फ्रॉम होम में आपको आपके खर्चे कम हो जाते हैं। पर वर्क फ्रॉम होम का इस बजट में जिक्र जरूर आएगा, किस प्रकार सरकार वर्क फ्रॉम होम वालों को इंसेंटिवाइज करती है। क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हमें यह भी देखना है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर मुझे 15 मंजिली बिल्डिंग चाहिए एक बड़ा ऑफिस खोलने के लिए, तो वर्क फ्रॉम होम में तो मुझे बिल्डिंग ही नहीं चाहिए, मैं तो सबको घर से, या मुझे मेरा शायद 1000 स्क्वायर फुट में काम हो जाए। इसका एक ये भी है। जी हाँ, ये भी है। जी हाँ, तो मुझे लग रहा है इसका जिक्र जरूर आएगा। पर इससे रिलेटेड क्या सरकार इंसेंटिव देती है, ये एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। एक आखिरी सवाल शरद जी, चूंकि एग्रीकल्चर इस इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा गया कि एग्रीकल्चर ने ग्रोथ की है और पहले भी हमने देखा है। एग्रीकल्चर को लेकर 3 कृषि कानून तो हैं और उनको सरकार ने अपने स्तर पर उसकी डेफिनेशन भी दी, उसको डिफाइन भी किया है। अब आगे और एग्रीकल्चर क्या उम्मीद करे, क्योंकि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करना भी सरकार का लक्ष्य है। देखिए, कृषि कानूनों को लेके तो पहले ही बहुत चर्चा हुई, आज भी चल रही है और बहुत कंट्रोवर्सी में रहा और हमने आंदोलन देखा। कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ सेक्शंस को समझ में नहीं आया, कुछ को लगा कि ये किसान विरोधी है, कुछ को लगा कि किसान के सहायता करता। मैं ये मानता हूं कि देखिए 72-73 साल हमारी आज़ादी को हो गए, पर कृषि क्षेत्र हमेशा घाटे में रहा। किसान अपने बेटे को कहता है, बेटा तू जाके शहर में अपनी जिंदगी बना। ये कृषि क्षेत्र की एक लाइन में कहानी है। तू यहाँ मिट्टी में कहाँ होगा, हमने आज तक क्या कमाया, कुछ नहीं कमाया। तो ये कृषि क्षेत्र की एक लाइन में कहानी रही है और ये सारे ही किसानों ने ये बात अपने आगे जनरेशन को बोली है। ये क्या बताता है कि कृषि क्षेत्र में कुछ कमी रही, कहीं सरकारों ने उसको वोट बैंक की तरह या सरकारों ने किसानों पर ध्यान दिया पर उतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं समझता हूं एक मौका किसी भी सरकार को, मैं कोई सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा, ना मैं सरकार के विरोध में बोल रहा हूं, अर्थशास्त्री होने के नाते मैं समझता हूं हर क्षेत्र को मौका दिया जाना चाहिए कि क्या पता नए रिफॉर्म्स से शायद ये किसानी की समस्या सुलझ जाए और किसान भी एक आम शहरी की तरह कमाने लग जाए। तो मुझे लग रहा है कि रिफॉर्म्स आगे भी आएंगे, ये जो आए हैं इनको भी स्वीकार करके एक बार आजमाना जरूर चाहिए। आप आंदोलन करना चाहते हैं, आप आजमाने के बाद अगर आपको लगता है कि नुकसान हो रहा है तब आंदोलन करिए, पर नुकसान होने से पहले ही अगर हम उसका विरोध करेंगे तो हमने तो बिना एक चीज को चखे ही कह दिया कि इसका स्वाद ठीक नहीं है। ये कुछ ऐसा ही है। तो मुझे लग रहा है रिफॉर्म्स आएंगे। इसके अलावा मैं हेल्थ सेक्टर पे जरूर एक दो लाइन बोलना चाहूंगा, क्योंकि हेल्थ सेक्टर पे कोविड ने दुनिया के विकसित देशों में भी ये बताया कि हेल्थ सेक्टर, उनकी हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया। तो मुझे लग रहा है भारत तो अभी विकासशील देश है, तो मुझे लग रहा है सरकार हेल्थ सेक्टर पे इस बार खास फोकस रखेगी। और एक डिफेंस सेक्टर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि बॉर्डर की टेंशन देखते हुए चाइना, पाकिस्तान जैसे हमारे जब पड़ोसी हैं जो कि निरंतर कुछ ना कुछ खुराफात करते रहते हैं, तो मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर अछूता नहीं रहेगा। डिफेंस सेक्टर पे सरकार की तरफ से इस बजट में काफी कुछ ऐलान संभव है। कोविड सेस को लेकर भी बात हो रही है बहुत, तो कोविड सेस देखिए सरकार को ये बहुत बड़ा प्रश्न है। मुझे लग रहा था कि आप शायद इस प्रश्न को सबसे पहले करना चाहेंगे कि धन कहां से आएगा सरकार के पास, क्योंकि एक आम देखिए टीवी 9 भारतवर्ष के जो दर्शक हैं और जो खासकर जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए नहीं हैं, और आम आदमी भी, हम भी जब बच्चे थे तो ये सोचते थे कि सरकार को पैसे की क्या कमी है, जब चाहे नोट छापने की तो आपके पास प्रेस है, आप चाहिए तो नोट छापते जाइए ना, सरकार तो कभी गरीब हो ही नहीं सकती। पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप ज्यादा करेंसी प्रिंट करेंगे तो देश को संभालना, देश की मुद्रास्फीति को संभालना असंभव हो जाएगा। तो सरकार को पैसा चाहिए, तो उसके लिए कोविड सेस हो सकता है सरकार ईयरमार्क करे कुछ फंड्स इस पर्पस के लिए कि जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं वो आप बनाए, या जो सरकार का घाटा हुआ है, इसमें लोगों का घाटा हुआ, सरकार का भी घाटा हुआ, जिस राजस्व का नुकसान हुआ है, हो सकता है राजस्व सरकार उसकी पूर्ति इस कोविड सेस के जरिए करना चाहे। पर पहले ही इनकम टैक्स पे हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस लगी हुई है, तो अब सरकार को ये देखना पड़ेगा कि क्या उनको हटा के इसको लाएंगे या उसके ऊपर ये लाएंगे, क्योंकि पहले ही लोगों की आमदनी गिरी है, नौकरियां गई हैं, पे कट्स हुए हैं, लोगों के बिजनेस बंद हुए हैं, दुकानें बंद हुई हैं। तो ऐसे में गिरती हुई आमदनी में आपकी जेब से और फालतू निकालना एक बहुत कठिन कार्य होगा। और ये देखना है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टाइट रोप वॉक।
तो इस समय मैं तो वित्त मंत्री के शूज में नहीं आना चाहूंगा, क्योंकि आगे कुआं पीछे खाई की सिचुएशन है। अगर आप ज्यादा टैक्स लेते हैं तो लोगों को मार पड़ती है, अगर आप नहीं लेते हैं तो सरकार विकास के कार्यों को कैसे करेगी। तो एक ऐसी सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कहीं बीच में एक फाइन बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए, ये अब देखना दिलचस्प होगा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, उसमें क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आपने बिंदुवार तरीके से इकोनॉमिक सर्वे और आने वाले बजट के बीच जो स्थिति बन रही है उसमें देश में क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीदें देश की आवाम लगा रही है और क्या उम्मीदें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तब सामने आएंगी। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।